आइए आज हम आपका परिचय हिरणों की एक ऐसी दुर्लभ और खूबसूरत उपप्रजाति से कराते हैं जो हाल ही तक दुनिया में केवल कान्हा टाइगर रिजर्व में ही बची रह गई थी। ये है मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल हार्ड ग्राउंड स्वाम्प डियर या दलदली हिरण। आज से करीब आधी सदी पहले रहवास स्थलों के विनाश और शिकार के चलते ये दुर्लभ प्रजाति विलुप्ति के बिल्कुल कगार पर पहुंच गई थी और वर्ष 1970 तक दुनिया भर में केवल कान्हा में ही मात्र 66 हार्ड ग्राउंड बारहसिंघा बचे रह गए थे। हमारी ये फिल्म आज आपको उन प्रयासों से परिचित कराएगी जिनके कारण बारहसिंघा अब न केवल कान्हा टाइगर रिजर्व में 700 से अधिक हो चुके हैं, बल्कि उनकी वंश वृद्धि के लिए उन्हें अन्य अनुकूल स्थलों पर फिर से बसा दिया गया है और जहां वे अपनी नई पीढ़ी को जन्म दे रहे हैं। इस शानदार हिरण की खूबसूरती उसके 12 से 14 शाखाओं वाले एंटलर्स में होती है और इन्हीं शाखाओं के कारण इस हिरण को बारहसिंघा नाम मिला है। यह खूबसूरत विशाल एंटलर केवल नरों में पाए जाते हैं और हर साल उगते और प्रणय काल के बाद गिर जाते हैं। दिसंबर जनवरी में बारहसिंघा के ये एंटलर मादाओं के लिए होने वाले मुकाबलों में अपना दबदबा कायम करने के लिए कड़े होने लगते हैं। प्रणय काल में नर बारहसिंघा कीचड़ में लोट लगाकर अपने एंटलर्स वनस्पति से सजा लेते हैं और उनका शानदार प्रदर्शन कर मादाओं को रिझाते हैं। करो। देश में स्वाम्प डियर की 3 उपप्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से एक हिमालय के तराई क्षेत्र में, दूसरी पूर्वोत्तर भारत में और हार्ड ग्राउंड बारहसिंघा कही जाने वाली ये तीसरी उपप्रजाति केवल मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में ही बची रह गई थी। कभी सेंट्रल इंडिया में हार्ड ग्राउंड बारहसिंघा बड़ी संख्या में पाया जाता था। होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तक मिलने वाली दलदली हिरणों की इस उपप्रजाति ने अपने आप को कड़ी भूमि पर रहने के लिए ढाल लिया था। लेकिन पिछली सदी के आरंभ में कछारी भूमि में खेती के विकास के साथ बारहसिंघा के इलाके सिकुड़ते गए और उनकी संख्या घटने लगी। जब 1970 में कान्हा में ही केवल 66 बारहसिंघा बचे रह गए तो यह लगने लगा था कि यह सुंदर वन्यजीव एक दिन दुनिया से विलुप्त हो जाएगा और तभी से इसके संरक्षण की गंभीर कोशिशें शुरू कर दी गईं। इसके संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए वहाँ वो अभूतपूर्व है। उस समय के जो भी पार्क मैनेजर्स थे उन्होंने ये पहले ढूंढा कि क्या कारण हो सकता है, यहाँ तक कि जो बीमारियाँ होती हैं उसकी भी जांच की गई, हैबिटेट की इनकी रिक्वायरमेंट क्या है वो देखा गया और इसके पश्चात जो हैबिटेट सुधार का काम किया गया और बाड़ों में रख के इनको प्रेडेटर फ्री बाड़ों में रख के इनकी ब्रीडिंग हो और बच्चे बचे रहें, ऐसी कोशिशें की गई। इसके संरक्षण में सबसे बड़ी मदद कान्हा के भीतर के गांवों के विस्थापन के बाद खाली हुए वन क्षेत्रों में बारहसिंघा के अनुकूल आवास बनाने से हुई। कुछ बारहसिंघों को प्रीडेटर फ्री बाड़े में भी रखा गया और इसी से इनकी वंश वृद्धि में सहायता मिली। 1972 में कान्हा में जो एनक्लोजर बना था ये एक गेम चेंजिंग एक कॉन्सेप्ट था और इसी ने इस स्पीशीज़ को लगातार मल्टीप्लाई करने में हेल्प किया है और ये विल्डरनेस में और बाहर इनक्लोजर के बाहर ये स्पीशीज़ जो है ये प्रेडेशन रेगुलेटेड होती है, मतलब इसमें कार्निवोर इसका शिकार करते हैं और इसकी संख्या काफ़ी तेज़ी से कम होती है। इसकी जो पॉपुलेशन है इसमें सबसे पहले खतरा तो ये है कि जो फीमेल है इसका जेस्टेशन पीरियड
ज़्यादा है, 9 महीने में एक बार बच्चा देती है और ये फूड स्पेशलिस्ट कहलाता है। बहुत ही कम संख्या में ऐसी बहुत ही कम घास है जो कि इसको खाता है, इसलिए इसको ज़रूरी है कि इसके लिए स्पेसिफिक जो हैबिटेट है वो प्रिपेयर करें। लेकिन सुरक्षा के लिए केवल बाड़ा बनाया जाना और वहां उसके विशेष आहार की व्यवस्था करना ही काफी नहीं था। पूरी उपप्रजाति को एक ही स्थान पर रखने में भी खतरे छिपे हुए थे। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा तो यह रहता है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा या बीमारी से पूरी प्रजाति विलुप्त हो सकती है। यही वजह थी कि विशेषज्ञ मान रहे थे कि इस उपप्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए इसे कहीं और बसाया जाना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले 70 के दशक में और फिर उसके बाद 80 के दशक में प्रयास किए गए, लेकिन वे सफल नहीं हुए। तब इन्हें बेहोश करके पकड़ने की तकनीक अपनाई गई थी जो कारगर साबित नहीं हुई और कई बारहसिंघा मारे गए। इसके बावजूद मध्य प्रदेश वन विभाग ने इसको अन्य उपयुक्त आवासों में बसाने का अपना सपना हमेशा जिंदा रखा। बारहसिंघों की इस उपप्रजाति को कामयाबी के साथ कहीं और बसाने के लिए जरूरी था कि उनका नया रहवास भी एकदम वैसा ही हो जिसमें यह उपप्रजाति रहती आई है। विशेषज्ञ प्रदेश भर में बारहसिंघों के लिए उपयुक्त स्थल तलाशते रहे। सतपुड़ा के ऊंचे पहाड़ों, घाटियों और घास के विशाल मैदानों का यह इलाका एक सदी पहले तक पश्चिमी भारत में बारहसिंघों का अंतिम ठिकाना हुआ करता था। इसके लिए एक सोचा गया, हमारा मध्य प्रदेश शासन ने इसको सोचा कि उसका हम सेकंड हम दें, अब दूर पास में नहीं। तो क्योंकि ये एरिया एक दिन यहाँ बारहसिंघा था, तो इसलिए ये एरिया को दूर, हमारा जो कान्हा से दूर हो, ये एक एंड पॉइंट था बारहसिंघा। इसके आगे पश्चिम को बारहसिंघा नहीं थे, ये इसका एंड पॉइंट था। तो इसलिए ये एंड पॉइंट को दूर रखे ताकि ये दो पॉपुलेशन हमको इंडिपेंडेंटली वाइल्ड में रहे। किसी भी निर्णय को लेने के पहले राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर के वैज्ञानिकों ने मुख्य अन्वेषक श्री खगेश्वर नायक के साथ भारतीय वन्य प्राणी संस्थान के सहयोग से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का हैबिटेट सूटेबिलिटी इवैल्यूएशन किया और अपनी रिपोर्ट में बारहसिंघों के लिए वहां की आबोहवा एकदम सही बताई। इसी के साथ बारहसिंघों की सफल वंश वृद्धि के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के वैज्ञानिकों से बारहसिंघा पॉपुलेशन वायबिलिटी असेसमेंट भी कराया गया। इसके बाद वर्ष 2010 में कान्हा से 350 किलोमीटर दूर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बोरी क्षेत्र को संकट में पड़ी इस उपप्रजाति का नया घर बनाने का फैसला ले लिया गया। मई 2011 में भारत सरकार ने 20 बारहसिंघों को कान्हा से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बोरी में ले जाकर बसाने की अनुमति दे दी। लेकिन भारत शासन ने वन विभाग को पहले कुछ बारहसिंघों को सुरक्षित वन विहार भोपाल में स्थानांतरित कर अपनी दक्षता साबित करने को कहते हुए जनवरी 2014 में भारतीय वन्यजीव संस्थान के विशेषज्ञों की देखरेख में पहले 5 बारहसिंघा वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में छोड़ने की अनुमति दी। इन व्यवस्थाओं को पूरा करने के बाद वन विहार में कान्हा से बारहसिंघा के एक छोटे समूह को लाने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। शर्त के मुताबिक बारहसिंघों को लाने और बसाने के लिए वन विहार में बारहसिंघा कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर की परिकल्पना कर वहां एक 7 हेक्टेयर का प्रीडेटर फ्री एनक्लोजर तैयार कर उसके तालाब में बारहसिंघा के आहार के लिए जलीय वनस्पतियां डाली गईं। कान्हा में किए गए प्रयासों के पुराने अनुभवों से यह बात साफ थी कि बारहसिंघों को बेहोश करके पकड़ने में बहुत ज्यादा खतरा था। इसलिए फॉरेस्टर्स को ऐसा सुरक्षित तरीका खोजना था जिसमें बारहसिंघों के कैप्चर मायोपैथी से मरने का खतरा बिल्कुल ना हो। ये एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन इस बीच हम लोगों ने एक नई विधा सीख ली थी और इसकी शुरुआत तब हुई जब गौर का ट्रांसलोकेशन कार्यक्रम हम लोगों ने कान्हा से बांधवगढ़ के लिए किया था और बाहर से अफ्रीका से विशेषज्ञों को बुलाया था। वो अपने साथ बोमा पद्धति, जो बोमा टेक्निक उनकी है मास कैप्चर के लिए यूज़ करते हैं, वो यहाँ लेके आए थे और पहली बार यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्होंने कान्हा में
इसको देखा था कि कैसे इसको लगाते हैं, कैसे उसमें मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स में, वो सारी चीज़ सीखी गई थी। नई शर्त लगा देने से वन विभाग के फॉरेस्टर्स को अफ्रीकी बोमा तकनीक को हिंदुस्तानी माहौल में ढालने का एक मौका मिल गया। इस बीच भोपाल के वन विहार में चीतलों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, जिससे हैबिटेट बिगड़ रहा था और फॉरेस्टर्स चीतलों को पकड़कर वन विहार से बाहर भेजना चाहते थे। लेकिन वे ये भी चाहते थे कि एक साथ कई चीतल पकड़े जाएं। हम लोग चाह रहे थे कि मास कैप्चरिंग करें, तो मास कैप्चरिंग के लिए ज़रूरी था कि हम लोगों को ऐसी टेक्निक होना चाहिए कि जिसमें हम पैसिव कैप्चरिंग कर सकें, और उसमें ये था कि बिना हम केमिकली इमोबलाइज किए हुए कैसे हम लोग पैसिव कैप्चर कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जहां यह बोमा पद्धति इस्तेमाल की जाती है, वहां बड़े बड़े मैदान हैं, वृक्षों का घनत्व बहुत कम है और काफी बड़ी तादाद में शाकाहारी वन्य प्राणी उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में वहां के विशेषज्ञ हेलीकॉप्टर या गाड़ियों से घेर कर बोमा में जानवरों को लाते हैं। लेकिन हमारे देश के हालात बिल्कुल अलग हैं। यहां घने जंगल हैं और जानवरों के झुंड अफ्रीका की तरह बहुत बड़े नहीं होते। इसलिए बोमा तकनीक में कुछ फेरबदल करते हुए हांका करने की जगह वन्यजीवों को एक बोमा के अंदर लोडिंग रैंप के ठीक सामने उनका मनपसंद आहार देकर ललचाने का तरीका अपनाया गया। इसमें उन्हें बहुत पसंद आने वाला आहार जैसे हरी घास, महुआ, गुड़, साल्ट लिक्स आदि दिया जाता है, और जब वे उसके आदी हो जाते हैं तो कुछ छिपे हुए कर्मचारी एकाएक निकलते हैं, जिन्हें देखकर चीतल सुरक्षा के लिए दौड़ते हुए फनल में घुसकर सीधे ट्रक में पहुंच जाते हैं। ये एक असरदार तरीका साबित हुआ और एक साथ कई चीतल पकड़ लिए गए। चीतल और बारहसिंघा दोनों ही मिलती जुलती प्रजाति के साथ रहने वाले हिरण हैं, और जब चीतल सुरक्षित तरीके से पकड़ लिए गए तो फॉरेस्टर्स को विश्वास हो गया कि अब हम बारहसिंघों को भी ट्रांसलोकेट कर सकते हैं। इस नए अनुभव से संतुष्ट होकर कान्हा में बारहसिंघा पकड़ने की तैयारियां तेजी से शुरू कर दी गईं और वहां एक विशाल बोमा लगाया गया। घास का एक विशाल मैदान नजर आने वाले इस पिंजरे की बनावट ऐसी होती है कि पकड़े जाने वाले वन्यजीव सुरक्षा के लिए भागने पर सीधे परिवहन ट्रक में पहुंच जाते हैं। बोमा साधारण सी चीज है। एक फनल शेप आकृति हम बनाते हैं, तो उस फनल शेप कैप्चर एरिया में शुरुआती सिरा होता है, बहुत चौड़ा होता है, और उसके बाद वो धीरे 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 करके नहर होता जाता है, और अंततोगत्वा वो एक जगह ऐसी आती है जहां से वो बहुत ही पतला का हो जाता है, और वो अल्टीमेटली जो हमारा ट्रक है जिसमें हमें जानवर का परिवहन करना है उसमें पहुंच जाता है। बोमा के लोडिंग रैंप टनल में कई दरवाजे लगाकर ऐसी व्यवस्था भी की जाती है जिसकी मदद से अन्य वन्यजीवों को परिवहन ट्रक में जाने से रोका जा सके, और यदि वे वहां पहुंच जाएं तो उन्हें बाहर किया जा सके। बोमा तकनीक में किए गए सुधार के बाद फॉरेस्टर्स पूरी तरह आश्वस्त थे कि वे अब बारहसिंघों को सुरक्षित पकड़कर अन्यत्र बसा सकते हैं। आखिर 7 जनवरी को बारहसिंघों को बोमा तकनीक से पकड़ने का फैसला ले लिया गया। लेकिन बाड़े के निरीक्षण के दौरान एक नई समस्या समझ में आ गई। बारहसिंघों को घेर कर पकड़ने के लिए बनाया गया बोमा बहुत ही बड़ा था, और इतने बड़े बाड़े में बारहसिंघों को घेर कर ट्रक तक लाना बहुत मुश्किल काम था। क्योंकि 50 हेक्टेयर बहुत बड़ा क्षेत्र था, इसलिए ये निर्णय लिया गया था कि उसको छोटा करेंगे ताकि हम उसको मैनेज कर सकें। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, जब ये ऑपरेशन करने के लिए, तो वहाँ जाके जब देखा तो मुझे लगा कि जो छोटा किया गया है तो वो पर्याप्त नहीं है, वो अभी भी बहुत बड़ा है। 26 हेक्टेयर का क्षेत्र किया गया था जिसमें बोमा लगा था, और वो जो एक्लेमेटाइज करने वाली बात हम वन विहार में जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो वहाँ पे उस समय तक हो नहीं पाया। तो हमने इम्प्रोवाइज़ किया, हमने सोचा कि इसी बाड़े के अंदर हम कुछ ऐसी तुरंत व्यवस्था कर सकते हैं और कुछ नई चीज़ लेके आ सकते हैं जो एक्चुअली ओरिजिनली अफ्रीका वाले यूज़ करते हैं, जो हाका मेथड है, जो वो मैकेनिकली किसी डिवाइस से करते हैं, हेलीकॉप्टर से या व्हीकल से करते हैं, हम लोगों से करेंगे। ये उसी क्षण ये निर्णय लिया गया एक दिन पहले,
और हमने उसको और छोटा किया, 3 हेक्टेयर का एक छोटा बाड़ा बनाया। शाम ढलने के पहले करीब 3 हेक्टेयर का बाड़ा तैयार कर लिया गया। दूसरे दिन जब पहली बार हांका किया गया तो इसमें कामयाबी नहीं मिली और सभी बारहसिंघा वापस भाग गए। टीम ने अपनी असफलता के कारणों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पाया गया कि बोमा के अंदर जगह जगह पर्दों के जो मनोवैज्ञानिक बैरियर लगाए जाते हैं, बारहसिंघा उनके सरकाए जाने की आवाज से घबराकर वापस भाग जाते हैं। बाड़े के आकार के अनुरूप हांका के लिए लोगों की संख्या बढ़ाए जाने की भी जरूरत पाई गई। इसलिए इन कमियों को दूर कर पुनः हांका किया गया और जानवर आराम से ट्रक के अंदर जा पहुंचे। पकड़े गए 7 बारहसिंघों और 2 चीतलों को अत्यंत सावधानी बरतते हुए 8 जनवरी की सुबह वन विहार भोपाल पहुंचा दिया गया, जहां सुबह करीब 6 बजे उन्हें बाड़े में मुक्त कर दिया गया। ये ऐतिहासिक सफलता के क्षण थे और इससे इस संकटग्रस्त प्रजाति को उसके मूल प्राकृतिक आवास स्थलों पर फिर से बसाए जाने का मार्ग खुल गया था। इस अभूतपूर्व सफलता से पूरी टीम खुश थी और देर तक बधाइयों के लेने देने का दौर चलता रहा। दुर्लभ और नाजुक हार्ड ग्राउंड बारहसिंघा को इस तरह बिना बेहोश किए सफलतापूर्वक पकड़ने से भारत में ऐसे ही दूसरे नाजुक वन्यजीवों को भी बचाने की नई संभावनाओं के रास्ते भी साफ हो गए। कान्हा टाइगर रिजर्व से करीब 450 किलोमीटर दूर सभी बारहसिंघा भोपाल के वन विहार पहुंचा दिए जाने के बाद फॉरेस्टर्स को पूरा भरोसा हो गया कि अब वे बारहसिंघा को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी सफलतापूर्वक ले जा सकेंगे। इस सफलता की सूचना पाकर भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की स्वीकृति दे दी और फॉरेस्टर्स चूक रहित योजना बनाने के लिए फिर से बैठे। अब उनके सामने कान्हा टाइगर रिजर्व से 20 बारहसिंघा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ले जाने का टारगेट था। बारहसिंघों को सुरक्षित ले जाने की तैयारियों के साथ ही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बारहसिंघा बसाने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से हटाए गए ग्राम बोरी में एक ऐसा बाड़ा तैयार किया गया जिसमें बारहसिंघा का पसंदीदा भोजन भरपूर मात्रा में मौजूद था। जो वनस्पतियां वहां नहीं थीं, उन्हें कान्हा से लाकर बाड़े और उसमें बनवाए गए तालाबों में लगा दिया गया। हैबिटेट सर्वे में ये वाला एरिया काफ़ी उपयुक्त पाया गया है। बारहसिंघा जिन प्रजातियों को खाते हैं या उनको जिस तरह का वास स्थल चाहिए उस तरह की प्रजातियां यहाँ पे मिलती थी और जो कुछ प्रजातियां कम थी उनको ख़ास तौर से एक्वेटिक वेजिटेशन में कि जलीय वनस्पतियां जो होती हैं उनमें जो कमी नहीं थी यहाँ पे, वो भी कान्हा से लाके यहाँ पे तालाब बना के उनमें डाली गई हैं। लेकिन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बारहसिंघों की स्वतंत्र आबादी कायम कर पाना कोई आसान काम नहीं था। बाड़े के बाहर तो बाघ, तेंदुआ, सियार जैसे शिकारी उनके लिए खतरा हैं ही, बाड़े के अंदर भी बारहसिंघों और उनके नन्हे छौनों के लिए पाइथन सबसे बड़ा खतरा है। इन शिकारी वन्यजीवों से बारहसिंघों की सुरक्षा के लिए बाड़े में विशेष व्यवस्थाएं की गईं। पाइथन और बारहसिंघा दोनों का हैबिटेट दलदल और ऊंची घास है। ऊंची घास में ही बारहसिंघा बच्चों को जन्म देते हैं, जहां वे अन्य शिकारियों से तो छिपे रहते हैं लेकिन अक्सर पाइथन का शिकार बन जाते हैं। कान्हा में बारहसिंघा और उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए पाइथन को बाड़े में घुसने से रोकने का सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है। अभी 30 साल से मैं काम यहीं करता हूँ। तो 244 अजगर भी निकाल चुके हैं। अब यहाँ से भी पकड़ते हैं हम तो वहाँ ले जाते हैं कान्हा, उनको दिखाते हैं, रजिस्टर में नोट करवाते हैं। खा लेता है, कई बार खा गया है, बच्चन को खा लेता है, बच्चा है मादा है वो भी पकड़ लेता है। वो पकड़ते समय हम खुद पकड़े हैं उनको, अंदर सीकेट आ जाते हैं और जंगली बिलार आ जाते हैं तो बच्चन को पकड़ लेता है। कान्हा में मिले अनुभव से सतपुड़ा में भी बारहसिंघों को पाइथन से बचाने के खास जतन किए गए। यह फेंस जो यहाँ बनाई गई है ये चैन लिंक कम पावर फेंस है।
इसमें ये करीब 2 मीटर ऊंची है। इसमें 9 स्टैंड्स हैं, 9 स्टैंड्स हैं। 2 ग्राउंड लेवल पे हैं और 2 स्टैंड्स बीच के ऊंचाई पर है और 5 स्टैंड्स ऊपर हैं। जो ग्राउंड लेवल पे स्टैंड्स हैं उसका उद्देश्य यह था कि इसे पाइथन प्रूफ बनाया जाए। कान्हा में जो हमारा अनुभव रहा है कि अंदर कई पाइथन पाए गए। उन्होंने करीब 250 से अधिक जो पाइथन थे वहाँ से निकाल के बाहर किए थे। बारहसिंघों को पकड़ने के लिए 4 मार्च का दिन निश्चित किया गया और फॉरेस्टर्स ने कान्हा टाइगर रिजर्व में 3 मार्च को पूरी टीम को बारहसिंघा पकड़ने के लिए तैयारियां कराईं। हालांकि बारहसिंघों को बिना बेहोश किए पैसिव कैप्चर विधि से पकड़ना था, लेकिन फॉरेस्टर्स ने अचानक बदले हालातों के लिए भी पूरी तैयारियां कर रखी थी। चार मार्च को दोपहर बाद बारहसिंघा पकड़ने के लिए हांका शुरू किया गया। तीन रुकना तीन अंदर है। एक मिनट चार इसको बंद कर दिया। इसको देखना चार है जी, यहाँ से चार है, चार 1 2 3 4 कैमरे चार। कुछ ही देर में 4 बारहसिंघा परिवहन ट्रक में जा पहुंचे। कुछ देर बाद हांका दोबारा शुरू किया गया। पूरे आ गए। तीन आ गए थे, तीनों चले गए ना। ठीक वाला खोल उसमें भी हो तो फिर उसको। और बिना किसी ज्यादा कठिनाई के 4 अन्य बारहसिंघा भी सुरक्षा की तलाश करते हुए परिवहन ट्रक में जा छिपे। उसी दिन तुरंत 8 बारहसिंघों को साथ लिए फॉरेस्टर्स का काफिला सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के लिए रवाना हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे ही रखी गई थी और हर 2 घंटे में काफिला रोककर बारहसिंघों की जांच पड़ताल की जाती थी। पूरी रात चलने के बाद सवेरे 6 बजे बारहसिंघा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचा दिए गए। पुरानी दुर्घटना को याद करके टीम खास सावधानी बरत रही थी। बारहसिंघों को आजाद करने के पहले वन्य प्राणी चिकित्सकों ने ट्रक में झांक कर देखा, सभी बारहसिंघा स्वस्थ नजर आ रहे थे। ट्रक का गेट खुलते ही एक के बाद एक सभी बारहसिंघा निकले और तेजी से दौड़ते हुए कोहरे में डूबे मैदान में खो गए। कई दशकों बाद सतपुड़ा के ऊंचे पहाड़ों ने अपनी तराई में बारहसिंघों की हलचल देखी। आखिर हिरणों की इस दुर्लभ और लुप्तप्राय सी उपप्रजाति हार्ड ग्राउंड बारहसिंघा को
उनके उस पुराने आवास स्थल में ला बसाया गया जहां से वो कभी विलुप्त हो गई थी। योजना के मुताबिक पहले वर्ष में कान्हा से 20 बारहसिंघा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बाड़े में लाए जाने थे। उसके बाद हर दूसरे साल उस आबादी में नए जीन लाने के लिए कान्हा से लाकर 10 से 12 बारहसिंघा वहां छोड़ना है। इस तरह बाड़े में जब उनकी संख्या 100 के आसपास पहुंच जाएगी तब 50 बारहसिंघों को सोर्स पॉपुलेशन के रूप में रखते हुए बाकी बारहसिंघा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में छोड़े जाएंगे। तो ये जो नदी है बोरी नदी, इसके बगल में ये दूसरा मैदान है बोरी का ही, ये 45 हेक्टेयर का है। यहाँ पर यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको हम रिलीज करेंगे, वो नदी क्रॉस करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पे वो बिना प्रोटेक्शन के नदी को फॉलो करते हुए, क्योंकि ये नदी जा करके धाई के पास से गुजरती है, धाई के जस्ट 1 किलोमीटर दूरी से, हम फिर वहाँ जा करके रहना शुरू कर दें। उसके बाद फिर वहाँ से चूरना जाएगा, क्योंकि वहाँ से सिर्फ मात्र 12 किलोमीटर है। और चूना में जाते ही जो हमारा तवा का डूब क्षेत्र है उसके किनारे किनारे दलदली क्षेत्र बहुत सारे हैं, वहाँ पर के वो फैल जाएगा और इस तरह से पूरे पार्क में जहाँ जहाँ दलदली क्षेत्र हैं वहाँ 8-10 साल के भीतर बारहसिंघा छा जाएगा। पहले चरण में भारत सरकार ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 20 बारहसिंघा बसाने की अनुमति दी थी। इसलिए 15 मार्च को फिर से कान्हा टाइगर रिजर्व में और बारहसिंघा पकड़ने की तैयारियां की गईं। फॉरेस्टर्स ने पिछली गलतियों से नए सबक लिए और हाका टीम को शोर न करने तथा बोमा में लाठियां न ले जाने के निर्देश दिए। इस बार टीम के सदस्यों को कुछ नए उपकरण भी दिए गए जिनकी मदद से और भी आसानी से बारहसिंघों का हाका किया जा सकता था। इसमें हर बार में कुछ ना कुछ हम सीखते आए हैं। पहली बार काफ़ी संख्या में हमारा स्टाफ था, काफ़ी हल्ला गुल्ला हो रहा था, उससे हमारे जो फेंसिंग के अंदर के जो दूसरे जानवर थे जैसे ब्लैक बक है या चीतल है या तो उन लोगों को डिस्टर्बेंस काफ़ी हो रही थी। तो हमें लगा कि हमको ये इससे भी थोड़ा सा हमको दूर हटना चाहिए। तो अगली बार हम लोगों ने शोर मचाना कम किया और रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल किया। तो ये ऐसे एक के बाद एक हम लोग थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करते आए। अगले दिन ऑपरेशन शुरू होते ही हाका टीम के सदस्य एक साथ आगे बढ़े। उन्हें अपनी ओर आते देख बारहसिंघों का झुंड जंगल से निकलकर घास के मैदान में जा पहुंचा। लेकिन मौका मिलते ही बारहसिंघा कतार तोड़कर फिर से जंगल में जा छिपे। हाका टीम ने झुंड को नए सिरे से घेरा और एक बारहसिंघा को परिवहन ट्रक में पहुंचा दिया। थोड़ी ही देर बाद टीम ने फिर से हाका शुरू किया। जंगल से दौड़ते आए बारहसिंघा टीम के सामने से भागते हुए चले गए। इस बार घबराए बारहसिंघा दौड़ते हुए सीधे परिवहन ट्रक में जा घुसे। मौके पर तैनात टीम के दूसरे सदस्यों ने यह मौका नहीं गंवाया और फुर्ती से ट्रक कंपार्टमेंट के दरवाजे बंद कर दिए। 8 बारहसिंघा पकड़ लिए गए और पहले के मुकाबले इस बार पूरे ऑपरेशन में बहुत ही कम समय लगा। मौसम तेजी के साथ बिगड़ने लगा था और तेज बारिश के संकेत मिल रहे थे। बारहसिंघों को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के लिए रवाना कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही पानी बरसने से सफर की मुश्किलें बढ़ गईं और काफिले की रफ्तार बहुत कम हो गई। रात के अंधेरे में सतपुड़ा की घाटियों के फिसलन भरे कच्चे रास्ते बहुत खतरनाक साबित हो रहे थे और पहाड़ी नदियों में भी पानी तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन सब मुश्किलों के बावजूद इन सभी खास मेहमानों को लेकर काफिला तड़के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंच गया। एक बार फिर धुंध और कोहरे में डूबे बाड़े में बारहसिंघा आजाद कर दिए गए। ऑपरेशन का यह चरण भी पूरी कामयाबी के साथ निपट गया।
इस ऑपरेशन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि बारासिंघा को फिर से वहां बसा दिया गया है जहां से वे करीब 1 सदी पहले विभिन्न कारणों से विलुप्त हो गए थे। हमारे फॉरेस्टर्स की दक्षता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बारासिंघा पकड़ने और लाने में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यहां तक कि उनमें जो फीमेल प्रेग्नेंट थी उन्होंने सतपुड़ा पहुंचकर एकदम स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। इस ऑपरेशन की कामयाबी से दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि यह हासिल हुई है कि फॉरेस्टर्स और स्थानीय मैदानी अमला अब मास कैप्चर तकनीक में पूर्ण सक्षम हो गया है। यही वजह है कि जनवरी 2016 में ऑपरेशन के तीसरे चरण में फॉरेस्टर्स को बारासिंघा पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ऑपरेशन 15 जनवरी को होना था, लेकिन उसके एक दिन पहले 14 जनवरी को ही सामान्य अभ्यास के दौरान ही 6 बारासिंघा पकड़ लिए गए और अचानक मिली इस कामयाबी से सब हैरान रह गए। मध्य प्रदेश के फॉरेस्टर्स अब ये मानते हैं कि मास कैप्चर तकनीक का उपयोग करना अनिवार्य होता जा रहा है और भविष्य में इस तकनीक का और अधिक संख्या में और अधिक स्थानों पर उपयोग करना पड़ेगा। नीलगाय और काले हिरण जैसे वन्यजीवों के कारण अब खेती को काफी नुकसान होने लगा है और वन्यजीवों और इंसानों का टकराव बढ़ता ही जा रहा है। भविष्य में नुकसान पहुंचाने वाले वन्यजीवों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना ही होगा। अन्य संघर्षशील क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्य से भी अब इस तकनीक से समस्या मूलक वन्य प्राणियों को स्थानांतरित किया जा सकेगा। हालांकि बारासिंघा मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है, लेकिन इसे देख पाना आसान नहीं था। अब आने वाले दिनों में ये कान्हा टाइगर रिजर्व के साथ साथ वन विहार भोपाल और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आसानी से नजर आने लगेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2010 में यह निर्णय लिया था कि किसी वन्य क्षेत्र से जो प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं उन्हें ले जाकर वहां वापस बसाया जाएगा। इस कड़ी में गौर को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बसा दिया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व में फिर से बाघ बसा दिए गए हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व में काले हिरण बसाए गए हैं और इंदौर की राला मंडल सेंचुरी में चीतल ले जाए गए हैं। इसी तरह बारासिंघा को भी वन विहार और सतपुड़ा में बसा दिया गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बारासिंघा का ट्रांसलोकेशन एक अधूरा सपना था जो हमारे विभाग ने पूरा कर दिया है। जिस अभी मंजिलें और भी बाकी हैं। मध्य प्रदेश की खोई हुई जो वनों की धरोहर है उसे पूरा करना है। मध्य प्रदेश से वाइट टाइगर विलुप्त हुआ, यहाँ से चीता विलुप्त हुआ, यहाँ से लायन विलुप्त हुआ। उन्हें वापस लाने पर ही मध्य प्रदेश के जंगलों की जो तस्वीर है वो पूर्ण हो पाएगी। ऑपरेशन का पहला चरण पूरा होने के बाद 2016 की शुरुआत में लाई गई मादाओं ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 6 छौनों को जन्म दिया था। ये उन मादाओं के छौने हैं जिन्होंने कान्हा में ही गर्भ धारण किया था। इससे यह भी साबित हो गया है कि गर्भावस्था में लंबी सड़क यात्रा करने के बाद भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और वे स्वस्थ छौनों को जन्म देने में समर्थ रहती हैं। इस ऑपरेशन की कामयाबी इस बात से भी समझी जा सकती है कि सितंबर 2016 तक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बारासिंघों की आबादी बढ़कर 30 हो गई है। दुनिया में हार्ड ग्राउंड बारासिंघा केवल कान्हा के सौंफ इलाके में ही 66 बचे रह गए थे। यदि इनका संरक्षण नहीं किया जाता तो ये भी भारतीय चीता जैसे वन्य जीवों की तरह लुप्त हो जाता और कान्हा से इसके लुप्त हो जाने का अर्थ यह भी था कि ये उपप्रजाति दुनिया से ही विलुप्त हो जाती। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में कान्हा से लाए गए बारासिंघों ने अपना पिछला प्रणय काल वहीं बाड़े में गुजारा था। उनकी मादाओं ने भी अगस्त 2016 में 2 छौनों को जन्म दिया है। इससे यह भी सुनिश्चित हो गया कि बोमा पद्धति से पकड़कर स्थानांतरित किए गए बारासिंघा नए उपयुक्त आवास स्थलों में भी सफलता से प्रजनन कर सकते हैं। उधर सतपुड़ा में पिछला प्रणय काल गुजारने के बाद बारासिंघा मादाओं ने अगस्त 2016 से छौनों को जन्म देने का नया सिलसिला शुरू कर दिया है।
ये उन छौनों से अलग हैं जिन्हें कान्हा में गर्भवती हुई मादाओं ने सतपुड़ा में गत वर्ष जन्म दिया था। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस ऑपरेशन की कामयाबी से न केवल दलदली हिरणों की इस दुर्लभ उपप्रजाति का भविष्य सुरक्षित हो गया है, बल्कि एक सदी पहले सतपुड़ा से विलुप्त हुआ ये बेहद सुंदर हिरण फिर से अपने घर आ बसा है। दुनिया में केवल मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में बचे रह गए बारहसिंघों की 3 स्वतंत्र आबादियां अब अलग अलग स्थानों पर स्थापित हो गई हैं और अब पहले की तरह किसी बीमारी या आपदा से इस पूरी प्रजाति का अस्तित्व खत्म हो जाने का खतरा भी टल गया है। इसी के साथ भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में बारहसिंघा के कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना हो गई है, जो आगे भी उपयोग में आती रहेगी। हमारे फॉरेस्टर्स में भी अब ये आत्मविश्वास आ गया है कि वे किसी भी वन्य प्राणी को मास कैप्चर करके उसे कहीं भी ट्रांसलोकेट कर सकते हैं। पहले वन विहार के अंतर्गत बारहसिंघा लाए गए और उसके उपरांत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बारहसिंघा 24 ट्रांसफर किए गए। दोनों स्थान पर बारहसिंघा के द्वारा प्रजनन किया गया। अंतर्गत दोनों स्थानों के अंतर्गत यहाँ पर भी बारहसिंघा ने 2 बच्चे दिए और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कुछ तो बारहसिंघा की मादा पहले से ही गर्भवती थी और कुछ वहीं पर स्थानीय प्रजनन कार्य के पश्चात में 3 बच्चे दिए। ये एक नई शुरुआत है, एक नए अध्याय का प्रारंभ है कि किस प्रकार से हम बारहसिंघा को प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी ले जा सकते हैं। यदि हम अपने प्रयासों में सफल रहे तो कोई वो दिन दूर नहीं है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न वनांचलों के अंतर्गत बारहसिंघा किलकारी मारते हुए नजर आएगा।